23 जून 2018 को वाइल्ड बोरस फुटबॉल क्लब के लड़की हमेशा की तरह ट्रेनिंग के लिए निकले। वे 11 से 16 साल के लड़कों की एक फुटबॉल टीम थी, जिनके साथ एक कोच और साथ ही दूसरे सहयोगी कोच थे। ट्रेनिंग हमेशा की तरह चली और मेन कोच ने अपने खिलाड़ियों को अलविदा कहा और पुराने टीम के आने वाले मैच की तैयारी करने लगे और कोच ने अपना फोन एक तरफ रख दिया। कुछ घंटे बाद जब कोच ने अपना फिर से फोन निकाला तो उन्होंने देखा कि लड़कों के माता पिता के अनगिनत मिस कॉल आए थे, लेकिन कोई भी बच्चा और न ही टीम का सहयोगी कोच संपर्क में था। अंत में एक खिलाड़ी 13 साल का एक टीम का सदस्य फोन का जवाब देता है। वह घर से कॉल कर रहा था क्योंकि उसकी मां ने उसे ट्रेनिंग सेंटर के पास से ही घर बुला लिया था। वह कोच को बताया कि अन्य टीम के सदस्य अपने सहयोगी कोच के साथ पास के ही थाम लुआंग गुफा की सैर करने निकले थे। कोच तुरंत सीधे गुफा की ओर जाते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक डरावनी आहट का अनुभव होती है। गुफा के प्रवेश द्वार पर मुख्य कोच को बच्चों की छोड़ी हुई साइकिलें मिलती हैं, जिसका मतलब था टीम के सदस्य अभी भी गुफा के अंदर ही हैं। अब गुफा के प्रवेश द्वार पर तेज पानी का बहाव है, जो एक जानलेवा स्थिति बना रही है। भारी बारिश शुरू हो गई थी। लड़के अंदर थे। अगर वो अभी भी जीवित हैं, तो वे अब बुरी तरह फंस चुके हैं। थाई पुलिस अधिकारी को लड़कों द्वारा छोड़े गए बैकपैक और अन्य सामान मिले। हालांकि गुफा के प्रवेश द्वार के आसपास के एरिया में पानी का स्तर इतना बढ़ चुका था, लड़कों को गहराई में तलाश करना संभव नहीं था। स्थानीय अधिकारी के अलावा थाई नेवी सील के विशेष गोताखोरों को चियांग राय क्षेत्र में बुलाया जाता है, जहां एक इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम सुरक्षा के लिए बनती है। खिलाड़ियों को बचाने के लिए एक ब्रिटिश नागरिक थाई अधिकारियों के पास आकर मदद का पेशकश करता है। उस व्यक्ति का नाम वन अनर्स था, जो एक अनुभवी गुफा विशेषज्ञ है और वह इसी क्षेत्र में रहता है। उसने वर्षों थाम लुआंग गुफा को समझा और इसका मैप तैयार किया है। मतलब ये इस व्यक्ति के पास इस गुफा के बारे में बहुत जानकारी है। थाम लुआंग थाईलैंड की चौथी सबसे लंबी गुफा है और प्रवेश द्वार से 1 किलोमीटर बाद यह गुफा टी सेक्शन में 2 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से पूरी गुफा 10 किलोमीटर से अधिक गहराई तक फैली हुई है। अगर बच्चे जीवित हैं, तो वे सबसे अधिक संभावना है कि गुफा के सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पे हों। कोई एक वहाँ होना संभव हो सकता है। थाई अधिकारियों को ब्रिटिश केव रेस्क्यू से जोड़ा और गुफा गोताखोर जॉन बेलेंथैन और रिक स्टर्टन को खोज के प्रयासों में शामिल होने के लिए सक्षम बनाया। जॉन और रिक लंबे समय से गोताखोरी के साथी थे और उनके बीच विश्वास था, क्योंकि उन्होंने एक साथ कई मिशन किए थे। नए विशेषज्ञों के हर दिन आने के साथ यह संभावना बढ़ रही थी। अगर लड़के अभी भी जीवित होते तो उनके पास खाने के लिए शायद कुछ नहीं बचा होगा। आखिरकार उन्होंने केवल 1 घंटे के लिए गुफा में रहने की योजना बनाई थी। इस बीच भारी बारिश होने के कारण गुफा के अंदर जल स्तर बढ़ रहा है और थाई नेवी सील अंदर बढ़ने में और भी कम सक्षम थे। और उसके बाद जब ब्रिटिश गुफाखोर पहुंचे तो इस बात पर एक संदेह था कि ये बूढ़े व्यक्ति क्या सहयोग कर सकेंगे जो नेवी सील नहीं कर सकते। जहाँ तक मुझे पता है, गुफा के अंदर युद्ध का कोई खतरा नहीं रहता, इसीलिए उन्होंने कभी अपने जीवन में गुफा में प्रवेश नहीं किया है। तो निश्चित रूप से उनके पास नेविगेशन करने के लिए विशेषज्ञ कौशल नहीं है। इधर जॉन के लिए गुफा गोताखोरी एक जुनून है, जो कि नेवी सील्स के ऑफिसर के लिए नहीं है। और साथ ही जॉन का शौक भी है। जॉन एक IT सलाहकार के रूप में काम करता है और रिक स्टर्टन एक पूर्व फायर फाइटर थे। लेकिन जबकि इन 2 नागरिकों के पास एथलेटिक या सैन्य समझ नहीं है, लेकिन उनके पास एक विशेष कौशल जरूर है जो यहाँ के परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से सहयोग कर सकती है। हालांकि वे केवल एक आम नागरिक हैं, पर वहीं वह गुफा गोताखोरी के मामले में पूरे रूप से एक्सपर्ट हैं। और यहाँ इस गुफा से गुजरने के लिए अलग अलग स्किल की आवश्यकता होती है, जहाँ आप गुफा में चल सकते हैं और कुछ स्थानों पर चढ़ाई भी जरूरी होती है। थाम लुआंग गुफा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। रिक और जॉन गुफा के बीचों बीच मार्ग बनाने में लग गए। गुफा में यह पहली गोताखोरी विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हें पानी के धारा के खिलाफ तैरना पड़ेगा। वहाँ एक बहुत ही तेज धारा थी। आप शायद लंबे समय तक इसके खिलाफ तैर नहीं सकते। एक बार जब रिक और जॉन ने एक हिस्से में गाइडलाइन लगाई, तो अन्य गोताखोर खुद को आसानी से खींच सकते थे और साथ ही दिशा निर्देश बहुत ही आसान हो गया। हालांकि अभी भी चुनौती थी। गोताखोरों का लक्ष्य एक खंड था जिसे पटाया बीच कहा जाता है, जो एक ऊंचाई वाले हिस्से पर स्थित है, एक बड़े कमरे की तरह। और यह कमरा बाढ़ के पानी से सुरक्षा कर सकता है। शायद यह वही जगह है जहां लड़के हो सकते हो। लेकिन इतना आगे बढ़ने से पहले जॉन और रिक को अपनी खोज रोकना पड़ा। बारिश और भी तेज हो रही थी जैसा कि उन्होंने सोचा। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए रिक और जॉन को अपनी गोताखोरी रोकनी पड़ी। फिर भी थाई नेवी सील के बीच असमर्थन के बारे में कोई विचार नहीं था, जो पानी के स्तर को कम करने में 24 घंटे काम कर रहे थे। इसके अलावा अनगिनत वहाँ के लोकल लोग खोज में शामिल हो रहे थे, जैसे कि समान कुन, जो स्वयं पूर्व नेवी सील थे। और इसके साथ ही
कई अनुभवी गोताखोर भी जिन्होंने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। नेवी सील्स ने गुफा के अंदर चेंबर 3 में एक अस्थायी कैंप बनाया। इस बड़े कैंप में प्रयास स्थान था ताकि उपकरण और एयर टैंक और गोताखोरों को अस्थायी रूप से रखा जा सके। एक निराशाजनक स्थिति के बीच उन्होंने नदियों को मोड़ने, साथ ही गुफा के प्रवेश द्वार खोजने और पंपिंग स्टेशन का उपयोग करके गुफा में जितना संभव हो सके उतना पानी बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। 12 खिलाड़ी और उनका कोच 72 घंटे से लापता थे। अस्थायी लोग अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि वे जीवित होंगे। लोकल खोजने वाले की टीमों और मौसम की स्थिति में हल्के सुधार को ध्यान रखते हुए ब्रिटिश गोताखोरों ने फिर एक बार मदद में शामिल होना शुरू किया और गुफा में अपनी अब तक की सबसे लंबी गोताखोरी पर निकले। उनका लक्ष्य था अंत में पटाया बीच तक पहुंचना। लंबी और थकाऊ गोताखोरी के बाद वे अंत में गुफा के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचे, लेकिन फिर भी लड़कों का कोई भी निशान नहीं मिला। यहाँ से आगे जिम्मेदारी से गोताखोरी जारी रखना संभव नहीं था। बुनियादी नियम यह है कि रास्ते के लिए हवा का लगभग 1/3 हिस्सा उपयोग करें ताकि आप वापसी के लिए और 1/3 रिजर्व के रूप में बचाए रखें। गोताखोर पहले से ही इस नियम से बहुत आगे थे, लेकिन उन्होंने अभी हार मानने का फैसला नहीं किया और गुफा में और आगे बढ़ गए। पूरे मार्ग में गाइडलाइन लगाते हुए वे टी सेक्शन से दोगुने से भी अधिक दूरी तय करते हुए आगे बढ़ते रहे, जो उनका शुरुआती पहुंचने का स्थान था। जब वे आखिरी पानी की सतह तक तैरते रहे और अचानक एक रोशनी देखते हैं। जॉन रोशनी की ओर तैरता है और आवाजें सुनने लगता है। फिर तुरंत ही वो अपना कैमरा चालू करता है और उसके बाद सब कुछ रिकॉर्ड करके बाहर भेज देता है। अधिकारियों के पास ये वीडियो मिलते ही सब में एक खुशी की लहर उठ पड़ती है। फिर उसके बाद उनकी बचाव में शामिल लोगों ने महसूस किया कि लड़कों को ढूंढना सबसे आसान हिस्सा है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उन्हें गुफा से बाहर कैसे निकाला जाए। वहां पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि तो अब योजना यह है, वे गुफा से जितना संभव हो सके उतना पानी बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं और अंतिम विकल्प समूह को गुफा के अंदर छोड़ना है जब तक मानसून आखिरकार समाप्त नहीं हो जाता, जो कि बीच के अक्टूबर तक हो सकता है। एक तरफ यह विकल्प था कि लड़कों को गोताखोरी सिखाई जाए, वे अपनी गुफा में ट्रेनिंग के साथ छोटे गोता लगाने का अभ्यास कर सकते हैं जब तक कि वे कठिन यात्रा के लिए तैयार न हो जाते। दूसरा विकल्प यह था कि टीम को एक नई ड्रिल की गई शिफ्ट में इमरजेंसी लिफ्ट का उपयोग करके बचाया जाए, जैसा कि 2010 में चिली के खनिकों के बचाव के समान था। अंत में एक और विकल्प था कि जब बारिश के मौसम खत्म होने का इंतजार किया जाए, जब तक वे फंसे हुए हैं टीम को भोजन प्रदान किया जाए और एक बार पानी का स्तर कम हो जाने पे वो गुफा से बाहर निकल सकेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों का कहना था इस बेकार वातावरण में बच्चों को गोताखोरी सीखना संभव नहीं है। इसके अलावा संकरी गुफा के बीचों बीच से रास्ता ठीक नहीं है और घबराहट के दौरान निश्चित ही बच्चे मौत को गले लगा लेंगे। उनकी खोज के बाद लगभग 7 सप्ताह लग गए। थाई गुफा में स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं थी। टीम लगभग 1 किलोमीटर जमीन के नीचे थी और इधर अधिकारियों का कहना है टीम को 4 महीने से अधिक समय का इंतजार करना पड़ सकता है, जिस दौरान बढ़ती बारिश उनके सुरक्षित स्थान को खतरे में डाल सकता है। बचाव कर्मियों के पास विकल्प नहीं बचे थे और इसके साथ ही एक और दूसरा विकल्प था। उन्हीं अधिकारियों में से एक व्यक्ति कहता है क्या हो अगर बच्चों को बेहोश कर दिया जाए और फिर उन्हें बेहोशी की अवस्था में गुफा से बाहर निकाल दिया जाए। इस बात पर रिक स्टेंट अपने पुराने परिचित डॉक्टर रिचर्ड हैरलिस से संपर्क करते हैं। हैरलिस ऑस्ट्रेलिया के एक एनेस्थेटिक हैं और वो 30 वर्षों से अधिक अनुभव वाले गोताखोर भी हैं। हैरलिस इस योजना के प्रति ठीक से हाँ नहीं कहते और इसके साथ ही लड़कों को बेहोश करना अत्यधिक खतरनाक मानते हैं। उनका मानना है जिससे जीवन रहने की संभावना और कम हो सकती है। एक मैनेजमेंट टीम के ऑफिसर ने बोला बस इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं है। ऐसा करने के लिए एक टीम को इकट्ठा किया जाए, गुफा में बच्चों को वेट सूट पहनाया जाए और फिर उन्हें बेहोशी वाले दवाओं का 2 इंजेक्शन दिया जाए। उन्हें पूरी तरह से बेहोश छोड़कर फिर एक विशेष ड्राइविंग मास्क लगाया जाता है जो पूरे चेहरों को ढकता है ताकि यदि पानी के नीचे का कोई गैप खुल जाए तो हवा का दबाव पानी को बाहर रखने के लिए पर्याप्त हो। बच्चों के हाथ उनकी पीठ के पीछे बांधे हुए थे ताकि उनके हाथ इधर उधर ना उलझे और उनके चेस्ट के सामने एक टैंक रखा गया जिसमें 80% ऑक्सीजन भरी हुई थी ताकि उनका सिर पूरी तरह से नीचे ना झुक सके। बच्चों को गोताखोरों से बांध दिया गया ताकि वे खो न जाएं और इस बात से इन बच्चों की जान वास्तव में इन गोताखोरों के हाथ में थी। पूरे रास्ते गोताखोर बच्चों की जान के लिए डर रहे थे, लेकिन पहले 2 बच्चे सुरक्षित रूप से चेंबर 3 तक पहुंच गए तो आत्मविश्वास बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि ये योजना वास्तव में काम कर रही है। इसके बाद पानी को सफलतापूर्वक निकाल
लिया गया और नौसेना ने सील्स के अनगिनत स्वयंसेवकों का साथ मिलाकर बच्चे को स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। पहले दिन 4 बच्चों को सफलतापूर्वक बचाया गया और अगले दिन 4 बच्चों को और बचाया गया। आखिरी दिन योजना यह थी कि बाकी 4 लड़कों को और सहायक कोच को बचाया जाए, लेकिन जितनी अच्छी तरह से यह प्रक्रिया अब तक स्थापित लग रही थी, पर अचानक एक समस्या आ पड़ी। आखिरी लड़का जो सबसे छोटा था, मास्क उसके छोटे चेहरे पर फिट नहीं हो रहा था, पर गोताखोरों ने भी इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की। मास्क को छोटे बच्चे के चेहरे पर कसकर दबाया, पर मास्क तब भी काम नहीं कर रहा था। गोताखोरों ने एक दूसरी मास्क को ट्राई किया, लेकिन उम्मीद थी कि उनकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक छोटे बच्चे का मास्क था जो अधिकतर मनोरंजन में उपयोग किया जाता था और यह भी चेहरे पर मुश्किल से फिट हो रहा था, लेकिन गोताखोरों ने इसे जितना हो सके सुरक्षित किया और सबसे अच्छे की उम्मीद की। उसके बाद सारे टीम और सहायक कोच गुफा से बाहर थे। बचाव अभियान आखिरी सेकंड तक तनावपूर्ण था, लेकिन अब यह हो गया था। सभी बच्चे और सहायक कोच को बचा लिया गया। गोताखोरों ने उम्मीद से ज्यादा सफलता हासिल की। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों शेयर भी करना ना भूलें ताकि और रीच बढ़ सके, ताकि और आपके जैसे दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। और इसके साथ ही वीडियो में आपको कौन सी पार्ट सबसे अच्छी लगी वीडियो में कमेंट बिल्कुल करें, और वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो अपना भाई समझ के माफ कर देना दोस्तों। और इसके साथ ही बताना बिल्कुल ना भूलें अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ ही अपना सपोर्ट जरूर दें। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।